जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ महीने उत्तराखंड के लिहाज से काफी उथल पुथल भरे रहे। विपक्ष भी हमलावर रहा भाजपा पे, तो भाजपा भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखी। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाजी करनी पड़ी और युवाओं के बीच पर पहुंचकर उनकी मांगों को मानना पड़ा और आश्वासन देना पड़ा कि जो सीबीआई जांच की जो मांग है वो पूरी होगी। अब कल ही उत्तराखंड सरकार ने 1456 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। यानी कि कल तक जो डाटा 25,000 का था सरकारी नौकरी देने का, अब उसमें 1456 प्लस हो गए। यानी अब जो डाटा है 26,456 नौकरियां देने का। और इतनी नौकरियां उत्तराखंड बनने के 25 साल के अंदर किसी भी सरकार ने नहीं दी है, ये दावा कर रहे हैं उत्तराखंड सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। इन्हीं से सवालों का पूरा सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहुत। धन्यवाद नोटियाल जी आपका। सर, 26,456 देखिए, कितना सही है? हमेशा आज के तकनीकी युग में और जहाँ सूचना का अधिकार सामने रखा हो, ऐसे समय पर कोई भी आज कोई मुख्यमंत्री हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई नेता हो, वो झूठ नहीं बोल सकता है। जब तथ्य सामने होते हैं तो उसमें झूठ का आधार होता नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने जब से अब मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, चाहे पहले साल का उनका कार्यकाल रहा हो पिछली बार का, और अब का लगभग 4 साल का कार्यकाल हो, तो इन सब 5 साल के कार्यकाल के तुलना अगर मैं करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में बेरोजगारों के प्रति सरकार ने विचार किया है, उनके बारे में सोचा है। और आज नियुक्तियों को जिन जिन स्थानों पर नियुक्तियाँ रिक्त थी, उन सब के रिक्त स्थलों की जानकारी लेते हुए और संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि हर प्रकार की जो खाली रिक्त स्थान है उनको यहाँ के युवाओं से भरा जाए। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि पिछले दिनों लगातार ये प्रक्रिया बढ़ी है और आज 26,000 ज़्यादा नियुक्तियाँ प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को दी गई है और युवा उत्साहित है। मुख्यमंत्री द्वारा जो भी पहल की जाती है वो युवा शक्ति को भी ध्यान में रखकर की जाती है। और उत्तराखंड के अंदर जब ये राज्य बना था, जब इस राज्य की कल्पना की जा रही थी, तो उसमें इस भाव का वक्त था कि नौकरियां किस रूप में अधिक से लोगों को मिल सके। ये ठीक है कि 13 जनपदों का हमारा राज्य है और ऐसी स्थिति में हम सरकारी नौकरी सबको दे पाएँ ये भी संभव नहीं होता है। लेकिन जहाँ जहाँ रिक्त पद होते हैं उनको भरने का प्रयास होता है और ये गति अभी चल रही है। अभी 1 वर्ष का इस कार्यकाल का मुख्यमंत्री जी का समय है और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अभी और रोजगार भी हम देने का प्रयास करेंगे। सर, 1456 जो नियुक्तियां दी गई है, ये क्या एक डैमेज कंट्रोल माना जाए या एक सतत प्रक्रिया है रोजगार देने की? देखिए, सतत प्रक्रिया होती है, कोई डैमेज कंट्रोल का विषय होता नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से क्योंकि ये बच्चे लंबे समय से बैठे थे, इनको नौकरी नहीं। देखिए, मैं करीब 7-8 महीने का इन्होंने धरना दिया। एलटी के बच्चों ने कोर्ट गए, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो बच्चों, आप भी समझते होंगे, आप भी कहीं ना कहीं एक अभिभावक भी हैं और प्रदेश के भी मुखिया भी हैं उत्तराखंड भाजपा के। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे थे, हम एक सिस्टम देख रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के अंदर, पहले जो देखिए मैं एक एक बात का जवाब आपका देता हूँ। देखिए क्या होता है, आप सवाल मेरा समझ गए। हाँ, एलटी की नियुक्ति परीक्षा के बाद नियुक्ति रुक गई। कुछ उन्हीं में से होता है क्योंकि जब न्यायालय भी एक पक्ष होता है, कोई छात्र न्यायालय में चले जाते हैं, न्यायालय की प्रक्रियाओं के कारण नियुक्तियाँ रुकती है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की सरकार ने न्यायालय में भी ठीक पक्ष तथ्यों को रखते हुए और न्यायालय से जो रुकी हुई चीज़ें थी उसको दूर किया और आजकल वो नियुक्ति दी गई। इसलिए इसको किसी डैमेज कंट्रोल से देखना उचित नहीं होगा क्योंकि ये प्रक्रिया गतिमान है। और सरकारी नौकरी की आज भी मैं कह सकता हूँ कि जिन जिन स्थानों पर जो पद रिक्त है, चाहे यूके ट्रिपल एससी का 5 तारीख वाला चुनाव, अब जो 5 तारीख वाली नियुक्ति थी, 5 तारीख का एग्जाम था, वो अब 16 तारीख हो गया। मुझे लगता है कि प्रक्रिया बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे बहुत से छात्रों को और भी अवसर मिलेंगे। जो किसी प्रकार का कोई डैमेज कंट्रोल विषय नहीं है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी के मन मस्तिष्क में हमेशा राज्य के युवाओं का हित रहता है और उसी दिशा में प्रयास होते हैं। ये कहा गया कि पहले सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं थी, फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव पड़ा और कहीं ना कहीं पार्टी अंदर खाने भी कहीं ना कहीं दबाव पड़ा, पार्टी के अंदर खाने भी दबाव पड़ा। देखिए, मैं पूर्व मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र रावत भी कहीं ना कहीं दबाव मैं बनाते बहुत हुए नजर आए स्पष्ट कि रूप से सीबीआई कहता जांच करवाई जाए, उसके बाद ये सब देखिए चीजें बहुत हुई हैं। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार कभी भी किसी भी विषय के लिए न तो नकारात्मक दृष्टि से सोचती है। ये सत्य है कि बहुत से ऐसे युवा थे जिन्होंने एग्जाम दिया, बड़ी मेहनत का पेपर होता है, बच्चा मेहनत का पेपर देता है, लेकिन संशय किसी रूप में न रहे, संशय किसी प्रकार का न रहे। जब किसी विषय के लिए आंदोलन होते हैं तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो आंदोलनों के उभार को भी समझती है और उस पर शंका का समाधान का रास्ता भी निकालती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयासपूर्वक जो उनकी डिमांड थी छात्रों की, उसको पूर्ण किया। आज उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच कराई जाए। क्या दिक्कत है? जो सरकार निष्ठा के साथ युवाओं को रोजगार देना चाहती है, उसे कोई आपत्ति नहीं है कि वो सीबीआई जांच के लिए मना करे। ये ठीक है कि एसआईटी की जांच बैठी हुई थी, एसआईटी जांच के भी एक फीडबैक आता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी स्टेट की एजेंसियों पे भी अविश्वास का वातावरण ये कम से कम नहीं रहना चाहिए। और जब इस वातावरण के लिए माहौल तैयार होता है तो फिर जनता का विश्वास अर्जित क्यों करने के होता है लिए ये मैं बता अविश्वास? रहा कौन हूँ तैयार मैं करता बता है? रहा हूँ मैं ऐसा होता है, मैं बार बार इस बात की चर्चा भी करता हूँ कि आखिर विश्वास लोकतंत्र में किसी एजेंसी पर रखना पड़ेगा ना। अपोजिशन का दूसरा दृष्टिकोण होता है। अपोजिशन जब माहौल को खराब करता है तो उसे सीबीआई भी पसंद नहीं आती है, उसको लोकल की जो एजेंसी वो भी पसंद नहीं आती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम उस धारणा में बह जाते हैं और वही कारण होता है कि हम अपनी एजेंसियों को भी उस दिशा में सोचते हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार के संशय, हर प्रकार के विरोध को दूर करने की दृष्टि से निर्णय लिए। और जब ये छात्र किसी बात को कहता है, क्योंकि वो विद्यार्थी से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे, मैं विद्यार्थी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा हूँ, हमने छात्रों के हितों के लिए अनेकों बार संघर्ष भी किए, हम उस भावना को भी जानते हैं। छात्र और युवा के मन में संशय ये हमेशा के लिए समाप्त हो, इसके लिए हर राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल होता है उसका प्रयास होता है और मुख्यमंत्री ने उस प्रयास में सफलता प्राप्त की है और सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन की है। इसके साथ साथ परीक्षा को निरस्त किया है और मैं कह सकता हूँ अब किसी प्रकार का संशय युवा शक्ति के मन में नहीं है। और भविष्य के अंदर रोजगार जब खुलते हैं, सरकारी नियुक्तियों का जो आधार बनता है उसकी प्रक्रिया रहेंगे, उसका एग्जाम भी होगा, उसके रिजल्ट भी निकलेंगे, उसमें ठीक प्रकार का प्रबंधन हो, इसके लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी ने किए। भाजपा नेताओं ने सीबीआई जांच से पहले एक संशय व्यक्त किया था कि भाई ऐसा होगा कि अगर सीबीआई जांच होती है तो कहीं ना कहीं जो भर्तियां आगे निकलनी है या जो फॉर्म निकल रहे हैं उस पर कहीं पेपर निरस्त ना हो जाए, लेट ना चले जाए। क्या ये संशय अभी भी बरकरार है या सीबीआई जांच अभी से तक की बाकी भर्तियों को फर्क नहीं अभी पड़ेगा? तक की जो प्रश्न रहती थी, सीबीआई दो प्रकार के डिसीजन दे देती है। कई बार सीबीआई उस संस्था को नियुक्ति पर प्रतिबंधित कर देती है, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि ऐसा प्रतिबंधित विषय आए निकल कर नहीं आया है कि 5 तारीख वाली परीक्षा 16 नवंबर को होगी तो यूके ट्रिपल एस सी की एग्जाम को किसी प्रकार बाधित करने का काम सीबीआई द्वारा नहीं किया गया। ये संशय रहता ही है क्योंकि अभी तक की प्रक्रियाओं में सीबीआई ने जिन बातों की जांच की, जिस एजेंसी पर जांच का दायरा होता है, वो एजेंसी बहुत सी चीज़ों के लिए रोक दी जाती है। लेकिन निश्चित रूप से सीबीआई ने किसी विषय को अगर अपने हाथ में लिया है तो उसका ठीक प्रकार का परिणाम निकल कर आएगा और मैं कह सकता हूँ कि कुछ दिनों बाद खुलना चाहिए। मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी जैसे ये विषय खड़ा हुआ, आखिर दो बातों का बड़ी चर्चा आजकल है, पेपर लीक और नकल, इसको समझना पड़ेगा। देखिए अगर मेरे सवाल से पहले ही जवाब आ गया, आपको लग रहा था कि सवाल आएगा, देखो पेपर आ भी रहा है ये सवाल। पेपर लीक हमेशा पेपर से पहले, पेपर लीक पेपर से पहले, पेपर से पहले माना 11 बजे यानी से एग्जाम से हॉल के अंदर घुसने से पहले पेपर लीक मानेंगे आप? अगर 11 बजे अगर मैं एग्जाम बता का रहा टाइम हूँ, है, मैं विषय आ रहा हूँ, आप उसी विषय पर आ रहा हूँ। पेपर देने कोई व्यक्ति जाता है, षड्यंत्र के तहत जाता है, मोबाइल अपना अंदर फेंकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा ना जब सीबीआई जांच आएगी तो ये विषय भी निकल कर आएंगे कि इस हमारी जो परीक्षा प्रणाली को दूषित करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं था। अगर एक व्यक्ति अलग अलग नामों से 9 स्थानों पर एग्जाम का फॉर्म भरता है, अनेकों प्रकार के संशय जुड़े हुए हैं, फिर वो व्यक्ति 11:30 बजे कुछ पन्ने जो पेपर सामने होता है उसके निकाल कर मोबाइल से अपनी सिस्टर को भेजता है, वो सिस्टर किसी प्रोफेसर को भेजती है, उसका उत्तर आंसर सीट उस तक पहुंचती नहीं पहुंचती, जांच का विषय है। अब कह रहे कॉन्स्पिरेसी लग रही है, ये जांच का विषय है। मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जब इतना कड़े नकल विरोधी कानून के बाद भी अगर कोई दुस्साहसी इस काम को करता है तो निश्चित रूप से
उसमें संशय होता है। और मैं तो कहूँगा, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूँगा, सीबीआई जांच में इसका भी दूध का दूध पानी का पाना होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री युवाओं को कुंठित होने से रोक रहा है, सख्त नकल विरोधी कानून को जिस समय राज्य में लागू किया हो, वहाँ अगर इस प्रकार के तत्व खड़े होते हैं तो उन तत्वों के खिलाफ भी एक बड़े आंदोलन की अवस्था होगी। और धीरे धीरे जब ये परतें खुलेंगी और वो व्यक्ति सामने आएगा, और जैसे जैसे उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, सब प्रकार की जांच की प्रक्रिया चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बात को हम लोग कहते बीजेपी के नाते कि किस प्रकार से पूरी परीक्षा प्रणाली को डिस्टर्ब करने का जो षड्यंत्र था, उस भी दूध का दूध पानी का पानी होगा। यदि आप कह रहे हो कि नकल रोधी कानून को लेकर जो आप कानून लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं वो आपकी उपलब्धियों में भी है, वो कहीं ना कहीं उस इमेज को डेंट करने का काम सुनियोजित तरीके से हुआ, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना यार, मैं कह रहा हूँ इतने सख्त कानून के बाद कम से कम उत्तराखंड का युवा, जो पढ़ाई लिखाई करने वाला यूथ है, वो जानता है कि सरकार का उद्देश्य क्या है। लेकिन आखिरकार उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति इस काम में, इस षड्यंत्र में खड़ा होता है, तो उस षड्यंत्र का ही हिस्सा माना जाएगा। और जैसे ही पर्दे खुलेंगे, आप देखें ना, कई खुलेंगे, चीजें निकल कर आएंगी। आपके पर्दे खुलने से पहले ही उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, एक लेटर वायरल किया उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई ये लेटर बम है, और उस पर यह बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं सीबीआई जांच के बाद भी कहीं ना कहीं बॉबी पवार जेल चले जाएंगे, बॉबी पवार को टारगेट किया जाएगा। देखिए भैया, वो कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना बॉबी कहीं पवार वो जी पहले ही अंदेशा जता रहे हैं। बॉबी पवार जी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारें मिलकर, क्योंकि कहा कि सीबीआई भी जो है केंद्र की एजेंसी है, बीजेपी की ही सरकार है केंद्र में, और यही कारण है कि उत्तराखंड कांग्रेस जो है कह रहा हूं, वो मांग कर रही है। सुनिए कि भैया, एक एक विषय आने दो ना, है। एक ही विषय आने दो जी, बॉबी पवार बहुत सुलझे हुए युवा हैं, और जिस विषय को उठाते हैं उसके पीछे को तारीफ पक्ष रहता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लगता है आपको? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आखिरकार उनको संशय व्यक्त नहीं करना चाहिए। युवाओं ने मांग की सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच हो रही है। अब आज सीबीआई पे प्रश्न खड़ा करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। हम जब एसआईटी जांच कर रहे थे, एसआईटी पे प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया गया, वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जब हम किसी बात की डिमांड करते हैं, उसका जो आने वाला रिजल्ट है उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति को जो इसमें षड्यंत्र में शामिल नहीं होगा, उस पर उसको भय की आवश्यकता ही नहीं है, उससे भयग्रस्त होना ही नहीं चाहिए। तो आप कह रहे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना, ये तो स्पष्ट बात है। अगर हम अपनी भारत सरकार के एजेंसी में विश्वास करेंगे, कांग्रेस को तो मैं अलग रखता हूँ, कांग्रेस कभी नहीं करेगी। सीबीआई जांच के बाद भी कांग्रेस अपनी इच्छा से चाहती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट, उत्तराखंड कांग्रेस कह रही है कि हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हो, भैया ये सरकार में सीबीआई ये कांग्रेस के बोलने, सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं। ये कांग्रेस का कहने का विषय नहीं है। किससे होना है सीबीआई जांच? स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार को भेजती है, भारत सरकार जांच कराती है। कांग्रेस तो कभी मानती नहीं है। कांग्रेस के जिन नेताओं पर सीबीआई जांच चल रही है, वो कह रहे हैं सीबीआई गलत है, एसआईटी गलत है। तो कांग्रेस का तो सारी संस्थाओं से विश्वास उठ चुका है, इसलिए कांग्रेस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हाईकोर्ट की सिटिंग जब पे विश्वास है, देखो हम क्या करें, भारत सरकार की एजेंसी कैसे रूप में करती है, ये कोई राजनीतिक दल तय नहीं करेगा। वो जिस प्रकार का अपराध होता है, उस अपराध को किस तरीके से सीबीआई जांच करती है, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। कानून के दायरे में चीजें तय होती हैं। कोई राजनीतिक दल के कहने पर थोड़ी नहीं होती हैं कि इसको फांसी दे दो, उसको छोड़ दो, ऐसा विषय नहीं होता है। ये एक स्वायत्त एजेंसी है। स्वायत्त एजेंसी जब भी निर्णय लेती है, उस निर्णय को सबको स्वीकार करना पड़ता है। और आज अगर भारत सरकार की सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो विश्वास रखने की आवश्यकता है। क्या लगता है ये जो प्रकरण चला आ रहा है, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमजोर करने का? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उन युवा मुख्यमंत्रियों में से जिन्होंने चाहे मातृशक्ति हो, चाहे महिला शक्ति हो, चाहे बेरोजगार संघ हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र के अध्यापक हों, हर व्यक्ति का विश्वास उन्होंने जीता हुआ है। और राज्य के जितने भी संसाधन हैं, जितनी हमारी आर्थिकी के स्रोत है, उसके आधार जो जो किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। कल जब मैं उन एलटी के शिक्षकों संख्या अधिकारी को जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे, हमने उनके हृदय को पढ़ा है, उनके अभिभावकों के हृदय को भी समझा है। इतना लेट क्यों हुए हृदय को पढ़ते हुए? मैं जो कोर्ट का मैटर है भैया, इसको समझना पड़ेगा। आप मीडिया जगत के व्यक्ति हैं, कोर्ट जब तक कोई डिसीजन को रोक के रखता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। और मैं चर्चा करूँ कोर्ट कौन गए थे, तो ये प्रश्न करेंगे तो लंबा विषय पूछेगा ना। फिर तो आप उस व्यक्ति पर प्रश्न खड़ा कर रहे हो जो कोर्ट गया है। मेरा ये कहना है सरकार अक्सर उस आंदोलन को कवर करते रहे, लेकिन उन एलटी शिक्षक जो अभी शिक्षक हो गए, पहले अभ्यर्थी थे, वो कहीं ना कहीं उनकी मांग रही कि सर
हमारी जो पैरवी है अरे मजबूत सरकार ने की ना मजबूत पैरवी, ढंग से नहीं हो रही है, बहुत मजबूत से हुई है, तभी तो रिजल्ट आए हैं, इतनी जल्दी आ गया है। सरकार मजबूत से लड़ती है, आप इसे उपलब्धि लेकिन मानते हैं? 100% उपलब्धि है सरकार की। सरकार ने न्यायालय में इसकी लड़ाई को बहुत गंभीर से लड़ा है और कल तत्काल नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आगामी दिनों के अंदर मैं शुरू से जब से राज्य बना है मैं इसी को देखता हूँ कि जिसको सफलता नहीं मिलती है वो निराशा में कोर्ट की शरण में चला जाता है कई बार, और उसके कोर्ट के डिसीजन की अपेक्षा सबको रहती है। जब कोर्ट डिसीजन करता है तो उस डिसीजन को सब लोग स्वीकार करते हैं, और ये कल की नियुक्ति इसका एक आधार है। क्या उत्तराखंड में कुछ हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं कि जैसे एलटी के बच्चे या तमाम हम बच्चे देखते हैं सड़कों पर है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि बच्चों को नियुक्तियां जल्दी मिल जाए? क्योंकि बच्चों के अंदर एक निराशा रहती है कि वो एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन नियुक्ति के लिए देखिए ऐसा नहीं महीनों होता सालों है, इंतजार ऐसा करना नहीं पड़ता है। होता है। जब राज्यों के अंदर रिक्त पद होते हैं, उन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की प्रक्रियाएं होती है, एक वैधानिक प्रक्रिया से चीज़ें गुजरती हैं, उसके आधार पर चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और उत्तराखंड राज्य में तो मैंने कहा ना 26,000 से ज़्यादा नियुक्ति अगर हुई हैं तो वो समयबद्ध तरीके से हुई है। कहीं पर अड़चन है, उन अड़चनों को दूर किया गया है और नियुक्तियाँ यथा समय दी गई हैं। अनेकों हमने आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियाँ दी हैं, उनकी संख्या अलग है। तो बड़ी संख्या में लोगों का जब नियुक्ति मिलती है तो लोगों उनके अभिभावकों में उत्साह होता है, अभ्यर्थियों में उत्साह होता है, और सरकार को भी खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये कहते हैं कि भाई मेरे 3 साल के कार्यकाल में मैंने 32,000 नौकरियां दी, और कांग्रेस सरकार, यानी कहा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो सीट मिली है वो बीजेपी सत्ता में रही है। बोला कांग्रेस कम समय रहने के बावजूद भी और मेरे अकेले कार्यकाल में 32,000 नौकरियां दी, और जितनी सरकारी नौकरियां आज तक मिली है उसमें 70 से 80% नौकरियां जो है कांग्रेस के शासनकाल में मिली है। इस पर क्या कहेंगे आप? अगर हरीश रावत के शासनकाल में नौकरियां दी जाती तो कांग्रेस की सरकार पलटती, लगातार 2 बार बीजेपी आती। इसलिए राजनीतिक बयानबाजी किस रूप में कौन नेता कर रहा है मैं उसको प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उत्तराखंड की जनता जानती है, यहाँ का युवा जानता है। अगर रोजगार के क्षेत्र में पहल हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हुई है, और वो शासन लगातार, चाहे प्रारंभिक शासन था हमारा नित्यानंद स्वामी जी के टाइम हमारी सरकार रही है, उसके बाद के जो हमारी गवर्नमेंट है खंडूरी जी के टाइम पे, निशंक जी के टाइम पे, और हमारे त्रिवेंद्र जी के समय पे, अभी पुष्कर जी के समय पे जितनी नियुक्तियाँ हुई उनकी अगर गणना कांग्रेस के लोग करने लगेंगे तो उनको जमीन के दर्शन हो जाएंगे वो कहाँ धरातल पर कहाँ खड़े थे। जो आंदोलन हुआ, एक बयान आपका बड़ा चर्चा में रहा, अनावश्यक, आपने कहा कि अनावश्यक मांगों को सड़कों पर उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं पे मैसेज गया। देखिए पहली बात तो मैं युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपके चैनल के बाद बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि मैंने युवाओं के आंदोलन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया। मैंने उन नेताओं पर प्रश्न खड़ा किया जो युवाओं को आंदोलन के लिए गलत प्रकार के मुद्दे लेकर गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और मैंने उन्हीं लोगों को कहा है, मैंने युवा क्यों करेगा राजनीतिक क्षेत्र में काम? युवा तो अपना नौकरी मांग रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है, एक पक्ष है, लेकिन उनके बीच में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, हाँ जो नेतृत्व करने राजनीति करने जो लोग हैं, तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ही था, बॉबी पवार, मैं कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे लेने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने कहा है कि इन लोगों को चुनाव में आना चाहिए, लोकतंत्र में बड़ा पक्ष है, तुम्हारी बात युवाओं ने कितनी सुनी है उसका भी जनादेश मिलता है। तो जनता नहीं वो भाई कई बार जमीन के बारे में तुलना करते करते लोग अनेकों बार शब्दों का हमारे लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शब्द आपके नाम के दिवाली का पर्व है इसलिए ये शब्द आपके नाम के पटाखे भी जलाए, ये शब्द ये महेंद्र पटाखे यार ये सब चलेगा। देखो सुनो, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूँ जिस पार्टी आज केंद्र में राज्य सरकार चला रही है, सारे लोग मुझसे संतुष्ट होंगे, मेरे दल से संतुष्ट होंगे, ये संभव नहीं होता है। लेकिन जो लोग इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं उनसे जनता उन्हीं से नाराज होती है। मेरा भाव कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति दुराग्रहपूर्ण नहीं रहता है, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ छोटे राज्य के अंदर हम बार बार इस विषय को खड़ा कर, यात्रा ठीक नहीं चल रही है, यात्रियों को रोकने का प्रयास होता है, और कांग्रेस जैसे दल और कुछ ऐसे दल जिन दलों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, वो दल ऐसे इश्यू को लेकर और जनता में गुमराह करने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तब घर बैठ जाते हैं। उनके लिए मेरा कहना है, मुझे अच्छा लगेगा यूकेटी 70 सीटों पर चुनाव लड़े,
मुझे अच्छा लगा स्वाभिमान मोर्चा का राजनीतिक दल के रूप में स्थान बनाता 17 सीटों पर लड़े। मुझे अच्छा लगा समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़े। मुझे अच्छा लगेगा बसपा के लोग लड़े। कहाँ आपत्ति है लोकतंत्र में? सबको लड़ना चाहिए। खतरा मानते हैं नहीं हमको हम कोई उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को अरे खतरा भाई हम मानते हैं किसी या को अपने लिए एक बेनिफिट मांगते हैं हम कि वोट बढ़ जाएंगे? सुनो भैया, हम किसी को खतरा नहीं मानते हैं और ना हम वोट को घटने बढ़ने का दृष्टिकोण कटने के दृष्टिकोण से सोचते हैं। हम कहते हैं राजनीतिक दल है, उसकी बात को जनता ने कितना स्वीकार किया। राजनीतिक दल है, उसने कितने हिस्सों पे जनता का समर्थन प्राप्त किया, उसका आधार तो लोकतंत्र में चुनाव है ना यार। अब खाली मुर्दाबाद और मेहनत भट्ट के तुम पटाखे जलाते रहो, सुन लो यार, मेहनत भट्ट पटाखे जलाते रहो, उससे राजनीति तो नहीं होगी ना यार। सही बात। लोकतंत्र में अगर तुम स्थापित होना है, तुम्हारे जो आपके जो इश्यू जो जनता के बीच में आप रख रहे हो, उन इश्यूओं पर जनता का विश्वास खड़ा होता है, तो फिर लोकतंत्र में चुनाव में आना चाहिए। हम नेगेटिविटी खड़ी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो नेगेटिविटी का रिजल्ट भी आपके सामने आएगा ना कि आपकी बात से जनता ने कितनी मोहर लगाई। अभी चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, जनता ने नकार दिया। हमारी बात को जनता स्वीकार कर रही है। अब गिनती के लोग सोशल मीडिया में मेरा बयान को किस रूप में लेते हैं, मैं उस पर बहुत विश्वास भी नहीं करता। मैं उस पर कभी सोचता हूँ ये लगातार चलता रहता है। जिसकी सत्ता होती है उसके नेता को बदनाम करने के कुछ लोग षड्यंत्र भी चलते हैं। आप लोगों ने भी किया है क्या? हमने कभी आप लोग विपक्ष में रहे? हमने कभी नहीं किया। देखो आप कह रहे हो सत्ता में जो रहता है उसके नेता को, मैं बता रहा हूँ, जो अपोजिशन है, जो इसके पिछले दिनों से लंबे समय से जो मैं देख रहा हूँ, उनके नेचर का हिस्सा बन गया है। वो पब्लिक इशू पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत इशू पर संघर्ष कर रहे हैं। व्यक्तिगत इशू में टारगेट मेहनत भट्ट भी हो सकता है, व्यक्तिगत इशू में टारगेट मुख्यमंत्री भी हो रहे हैं, हमारे सांसद हो रहे हैं, हमारे विधायक। ये क्या है यार? तुमने सड़क की मांग उठानी, उठाओ ना यार। तुमने बिजली नहीं आ रही, उसके संबंध में प्रदर्शन करना, करो ना। स्वास्थ्य विभाग की दिक्कत है, करो, कौन आपत्ति कर रहा है? तुम व्यक्तिगत इशू करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप कह रहे हो राजनीतिक छीटाकशी ना हो, ये कह रहे हैं? राजनीतिक छीटाकशी का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होना चाहिए, नीतिगत प्रभाव पर चर्चा करिए। भारतीय जनता पार्टी कोई योजना लाई, उत्तराखंड कांग्रेस कर रही है क्या? दिख नहीं रहा क्या? यही सब कर रही है। देखो, नीतिगत विरोध एक पक्षधर है। सरकार कोई योजना लाती है, आप विरोध करिए, आपत्ति नहीं है, लेकिन जनादेश जब आएगा, उस योजना के पक्ष में आएगा, तो चुप रहना पड़ेगा ना यार। यानी आप मानते हैं भट्ट जी, जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार की बनी है, कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। भट्ट जी, आप मानते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में जो जीत का आधार है वो काम होता है? आप अच्छा काम करेंगे तो चुनाव जीतेंगे? 100%। आज की जनता विकास अपनी आंखों से देख रही है। तो विकास तो पहले कांग्रेस शासन में नारों पे होता था विकास। तो भट्ट जी, अगर मैं सवाल पूछूंगा तो जनता जरूर वहां से बोलेगी कि भट्ट जी तो चुनाव हारे, अगर भट्ट जी ने काम किया। देखो सुनो भाई, मेरी बात सुनिए। लोकतंत्र में मैंने कम काम किया, इसलिए हारा ना यार। आपको लगता है? मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। मेरी हार के लिए कोई जनता दोषी नहीं है, मुझसे अपेक्षाएं ज्यादा रही होंगी। मैंने जितना किया, मैं 2 बार विधायक रहा हूँ और 2 ही बार हारा भी हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र में हार जितनी होती है, लेकिन मैंने किसी व्यक्तिगत आधार को आधार नहीं बनाया, किसी व्यक्ति को आधार नहीं बनाया, किसी की छवि खराब करने का प्रयास नहीं किया। भाई मैंने काम कम किया, मैं हारा हूँ, मैंने कहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप चुनाव लड़िए। तो हार से क्या सीखने? देखिए, हार के लिए कोई दूसरा दोषी नहीं होता भाई, हार के लिए व्यक्ति स्वयं दोषी होता है। बहुत सी अपेक्षाएं होंगी, जिन अपेक्षाओं को पूरा करना से रह गया होगा, उन अपेक्षाओं को हम भविष्य में पूरा करेंगे और फिर उस रास्ता बनाएंगे। मेरी पार्टी ने मुझे सम्मान दिया हारने के बाद भी, तो पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मैं जहाँ हूँ उसके आधार पर जनता के रूप कर सकता हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। भट्ट जी, लोकतंत्र में विपक्ष का मौजूद रहना कितना जरूरी है, और क्या आप उत्तराखंड में विपक्ष को मजबूत मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी होता ही है, इसको लोकतंत्र भी स्वीकार करता है। लेकिन विपक्ष के पास इशू भी होने चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। उत्तराखंड का जो विपक्ष है कांग्रेस, उस पर ना इशू है, ना उन पर नेतृत्व है। उन पर केवल एक ही काम है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता व्यक्ति का आधारित केंद्रित कर दो। अब यात्रा निकल रही है कि नकल अध्यादेश क्यों लाए, यात्रा निकल रही है महिलाओं को 10% क्षेत्रीय आरक्षण क्यों दे दिया, यात्रा निकल रही है कि केदारनाथ बचाओ। क्या है केदारनाथ बचाओ को केदार यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। नकल अध्यादेश का जहाँ सम्मान होना चाहिए उसका विरोध कर रहे हैं। और जितनी योजनाएं पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लागू हुई हैं, जनता ने जनादेश के पक्ष में दिया है। मुद्दों की बात पर आते हैं तो उत्तराखंड कांग्रेस ये कहती है कि यूसीसी पर
को कानून में सीधा सीधा मुस्लिमों को टारगेट किया गया, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, और अब मदरसा बोर्ड भंग हो गया है। उसमें भी कहा जा रहा है कि उनको टारगेट करके ताकि हिंदू वोटर्स को एकजुट किया जा सके। इसको आप किस रूप में लेते हैं? पहली बात तो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के जो बयान आते हैं वो देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप के खिलाफ आता है। यूसीसी लागू हुआ, ये तो भारत का संविधान बोल रहा है, संविधान में उल्लेखित है कि पूरे देश के अंदर एक जैसा समान कानून होना चाहिए। अब इसका विरोध करके क्या मिल रहा है कांग्रेस को? और देवभूमि के अंदर विरोध कर रही है। हम सबको एक तराजू से न्याय देना चाहते हैं, और धीरे धीरे उत्तराखंड ने शुरू किया, देखना अनेकों राज्य इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और एक दिन आएगा कि देश का पार्लियामेंट इसको लागू करेगा। दूसरा, मदरसा बोर्ड, अगर केवल कांग्रेस को केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक लगते हैं क्या? जैन हैं, बौद्ध हैं, अपने ईसाई हैं, सिख हैं। अगर सिख कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं है क्या? जैन कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं है क्या? अगर हमने सबके लिए एक बोर्ड बनाया है, सबको एक जैसा उसका लाभ मिलेगा, तो इसका विरोध करके कांग्रेस को क्या मिल रहा है? केवल तुष्टीकरण को, मुस्लिम तुष्टीकरण, उसका हम विरोध करते हैं। देवभूमि के अंदर जो कानून बने वो सपने, और मैं कह सकता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी इस राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बहुत से इशूज, बहुत से दिशा ये देश को भी दी है, उनमें से एक ये भी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सिर्फ नकल मानते हैं या पेपर लीक मान रहे हैं? देखिए, मामला सीबीआई के पास है, एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी होगी। अब किसी प्रकार की इसमें प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। सीबीआई बहुत जल्दी एक डिसीजन सबके सम्मुख देगी, और मैं मानता हूँ वो डिसीजन को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस के लोग उसके पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, कांग्रेस सीबीआई की जांच को मानने वाले दलों में नहीं है। वो कह रहे हाईकोर्ट के सिटिंग जज। भाई आप दोनों बात है आपको हाईकोर्ट के सिटिंग जज। देखो, मैंने फिर ये मूर्खों वाली ऐसा राजनीतिक दल जो देश के अंदर जिसने लंबे समय शासन किया हो, राज्यों में सरकार रही हो, उसको ये नहीं पता कि सीबीआई की अपनी गाइडलाइन होती है, किस मैटर को किस तरीके से हल करना है, ये उनके दिशा निर्देश में है। अगर स्वायत्त संस्थाएं अपने द्वारा गाइडलाइन जो निर्देशिका होती है उससे हट के थोड़ी चल सकती है। आपको सुझाव देना तो उनको दो ना, सीबीआई को कौन मना कर रहा है? सीबीआई को सुझाव देने बीजेपी को सुझाव क्यों दे रहे हो? बीजेपी को सुझाव दे रहे हो भैया? यहाँ की सरकार में फिर वही बात, सुझाव देने का काम, देखो वो भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, उसको कोई सुझाव देना और सीबीआई को दे। और निर्वाचन आयोग पे भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, सीबीआई प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, किस मुंह से जाएंगे? इसलिए केवल हल्ला मचाना, मीडिया में अखबार में समाचार देना, यहीं तक उत्तराखंड में कांग्रेस सीमित रह गई है। यही तो सीमित रह गई है। छवि को लेकर हम जो भर्ती घोटालों की बात करते हैं, युवाओं के मन में जरूर सवाल रहते हैं कि 25 साल हो गए, 9 नवंबर को पूरे 25 साल पूरे हो जाएंगे। इसी 9 नवंबर को हम अपना स्थापना दिवस मना रहे होंगे। ऐसे में भर्ती घोटालों को लेकर जो छवि है, किसकी छवि को ज़्यादा स्वच्छ माना जाए, भाजपा या कांग्रेस? देखो भाई, इतिहास गवाह है, पटवारी भर्ती से लेके पुलिस भर्ती से लेके जिस प्रकार के चीज़ें खड़ी होती थी, और अपराधियों को एक अपराधी बता दी जिसको पकड़ा गया उनके शासनकाल में, या तो तत्काल, और कह रहा हूं मैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन सख्त नकल विरोधी कानून है। इसको भी दूषित करने का कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे थे, किया है, उन पर भी नकेल पड़ेगी। और उत्तराखंड ऐसा राज्य देश का बन रहा है जहां कभी भी परीक्षाओं में नकल एक केवल एक कल्पना मात्र रह जाएगी। ये मैं पूरे भारतवर्ष के राज्यों के आधार पर कह सकता हूँ कि मेरे राज्य में कानून अभी प्रभावी है, और इसका श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को जाता है। आप उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसलिए में सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब कभी भाजपा से जुड़े लोगों के जब नाम आते हैं नकल में, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, इससे क्या पार्टी की छवि खराब होती है? देखिए भैया, जब दल बड़ा होता है, जब कांग्रेस में सदस्य नहीं है, कांग्रेस में लोग रहते ही नहीं है, तो कई बार हमारा कार्यकर्ता दिग्भ्रमित होता है, गलत दिशा में जाता है, हम उसे पार्टी में नहीं रखते। धारीवाल वाला केस देखा, किसी वाला हो, कोई वाला हो, हाकम सिंह, हम पार्टी में रोक नहीं सकते, उसको रख नहीं सकते हैं। प्राथमिक सदस्य हमारी ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोई व्यक्ति घर से मेंबर बनता है, हम उसे मना नहीं करते सदस्य बनने के लिए, लेकिन हम उसे अनुशासन के दायरे में रहने की सीख भी देते हैं। बड़ा दल है जहाँ 17 लाख से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड मेंबर हैं, हर मेंबर के बारे में
अपेक्षा हम इस बात को रखते हैं कि वो बीजेपी के सिद्धांतों पर चले, लेकिन गलत सिद्धांत से विपरीत जाएगा वो पार्टी के अंदर 1 मिनट भी नहीं रह सकता, उसको हम तत्काल पार्टी के से बाहर कर देते हैं। भट्ट जी, आपने कहा कि बद्रीनाथ से आप 2 बार जीते, 2 बार हारे, सीखा भी उन गलतियों से, कि आपसे आपने कहा कि आपसे आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी जनता की, शायद पूरा नहीं कर पाए। अब आप क्योंकि सांसद हो गए हैं, आप अब तमाम जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके सवाल है, बोलते हैं भट्ट जी से पूछेगा जरूर कि अब राजनीतिक विरासत कौन, बद्रीनाथ से कौन? देखो भैया ऐसा है, बद्रीनाथ का विकास तो आपके जहन में है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब निर्णय करती है तो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख के करती है। अनेकों कार्यकर्ता दावेदारी करेंगे, उसके बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, स्टेट का बैठेगा, सेंटर का बैठेगा, और हमने जीत को आधार रखा है। आप चुनाव लड़ेंगे 2027 में? देखिए ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे सारे विकल्प पत्ते खुले हैं। ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे बारे में हर प्रकार का निर्णय नेतृत्व करना होता है। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ नेतृत्व बल पर खड़ा हूँ। पार्टी जिसको जो आदेश देती है पार्टी उसको काम कर देगी। आज मेरा काम चुनाव लड़ाना है, लड़ना नहीं है। आज मैंने हैट्रिक बनवानी है, वो तीसरी बार बीजेपी सरकार बने, ये नेतृत्व ने मुझे दायित्व दे रखा है और उस दायित्व के साथ मैं खड़ा हूँ। उन कार्यकर्ताओं से मैं माफी चाहूंगा कि भट्ट जी भी नाम बताने को तैयार नहीं है। 2027 का विधानसभा जैसे पास आएगा तो है कि भाई जो पार्टी जो आला कमान जो आदेश देगा उसका पालन होगा, यही कह रहे हैं आप? पार्टी का आदेश का पालन करते हैं हर कार्यकर्ता। मैं मतलब क्या वही BJP एक का एक जो नारा कार्यकर्ता, कि मेरा जो प्रत्याशी है कमल का फूल, उसी पे हाँ हमारा प्रत्याशी पहले से घोषित होता है, वह है कमल का फूल। बाकी दल में नहीं होता है, हमारा स्पष्टता घोषित कैंडिडेट होता है, वो है कमल का फूल। कमल का फूल। वन लाइनर क्वेश्चन ले लेते हो भट्ट जी, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। यूके SSSC घोटाले में जनता पूछ रही है दोषी सिर्फ निचले अफसर हैं या राजनीतिक संरक्षण भी मिला? मैं चाहूंगा ईमानदारी पूर्वक जवाब हो, जिस विभाग के खिलाफ जाने जाते हैं। देखिए ऐसा भैया, मैं बहुत फिर मैं कह रहा हूँ, ये विषय का अब कोई औचित्य बचता नहीं है। अब सीबीआई जांच के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी डिसीजन आएगा, वो सबके सम्मुख होगा, और जो भी गुनाहगार होगा वो जेल की सलाखों के अंदर होगा। उसे उत्तराखंड के सख्त नकल विरोधी कानून के तहत जो सजा तय है वो दी जाएगी, और ये 100% मिलेगी। और चाहे उत्तराखंड भाजपा के कितना बड़ा नेता हो, कोई अफसर हो, कोई भी अगर होते मैंने हैं, कहा ना, हमने अगर इतने नाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, तो आपके अनुसार कनेकों उसमें आ जाते हैं, कुछ जगह आ जाते हैं, तो क्या पार्टी उनको रोकती है? सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी कभी नहीं करती है। नहीं तो सत्ता में कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने अपने लोगों को आज तक फांसी की सजा नहीं मिली है इंदिरा गांधी हत्याकांड की। तो ऐसे समझिए आप, बीजेपी अपने कार्यकर्ता अगर वो दोषी होता है तो हम उसको बचाने का भी काम नहीं करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति दोषी होगा जेल की सलाखों के अंदर होगा। तो राहुल गांधी की लोग चर्चा है कि भाई क्योंकि उत्तराखंड को लेकर ये लग रहा है कि भाई उत्तराखंड जो है वो कांग्रेस के पास आ सकता है, क्योंकि ये परिपाटी रही है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, पिछली बार को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में राहुल गांधी भी यहाँ सक्रिय हो रहे हैं। अगर वो सक्रिय यहाँ होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कांग्रेस पे एक जाल फूंक देंगे वो? देखिए राहुल गांधी जिस राज्य में सक्रिय होते हैं वहाँ कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता है। अच्छा वो ना आए 19 में से, फिर नहीं तो 9 रह जाएंगे। मेरा इतना ही कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी के विकास को देखा है। हम लोगों ने विकास गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंची है। यहाँ की जनता भाजपा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार के विकासों से सहमत है, और अभी तक के जितने परिणाम आए हैं, और तो जो एक बार वाला भी हमने तोड़ा है, अब तो लगातार भाजपा का क्रम चल रहा है। 2 बार तोड़ा, और दूसरा है कि जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उस सेम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा गया। आप पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं भट्ट जी। नहीं चलिए धन्यवाद। मेरे इतिहास है, मैं जब से अध्यक्ष बना हूं तो भगवान ईश्वर की कृपा रही, विधानसभा भी आप ही के नेतृत्व में लड़ा गया, लोकसभा भी ईश्वर आप ही की के। कृपा ये रही, मैं आपको बताऊं कि चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के बाई इलेक्शन हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, हमने अपना परचम लहराया है, और ये पार्टी कार्यकर्ताओं बल पे हुआ है। हमने कार्यक्रम उत्साहित रखा है। मेरा आगामी दिनों के अंदर भी संगठनात्मक स्वरूप रहेगा। मैं बूथ तक जाऊंगा और बूथ के कार्यकर्ताओं को फिर केंद्र प्रदेश सरकार उपलब्धियों के विषय को लेकर जन जन तक जाने का हम आह्वान करेंगे, और मातृशक्ति का सहयोग है, युवा साथियों का सहयोग है, और कमल ही कमल है। भट्ट जी, आप कहते हैं 70 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, और 50+ बीजेपी लेकर आएगी, और कांग्रेस दूसरी तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रही है।
तो वो पूछती है कि भाई भट्ट जी के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि पहले ही बता के बैठ गया कि 50+। देखिए भाई, बहुत स्पष्ट रहता है, जनता को रुख को समझना पड़ता है, जनता क्या चाहती है वो देखना पड़ता है। अब इतना बड़ा आंदोलन था, कांग्रेस को लग रहा था कि इससे कुछ निकलेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही हो सकता है जो आंदोलनकारियों के बीच में जाकर उनकी बात को मानता हो। आप कह रहे हो उनकी स्ट्रेटेजी फ्लॉप कर दी, कांग्रेस की आप स्ट्रेटेजी? समझा नहीं, स्ट्रेटेजी थी ही नहीं, एक नेगेटिव खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता जो हृदय से साफ होता है, जिसके मन में छल कपट नहीं होता है, जब वो लोगों के बीच में जाता है, उन युवाओं के बीच में जाता है, वो युवा भी सहर्ष इस बात को स्वीकार करते हैं और वो भी पुष्कर धामी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो फिर उनके चेहरे देखने लायक होते हैं जो इशू को खड़ा करने का प्रयास करते हैं। यही तो कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से नाराज क्यों होता है? जब व्यक्तिगत राजनीति के लोगों के आधार पर केंद्रित राजनीति होगी तो ये स्थिति खड़ी होगी। आज भी हरीश रावत ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, मैं राजनीति संन्यास लेने की स्थिति में हूं, नहीं बोलेंगे। सत्ता ध्यान में है तो कहां से आएगी कांग्रेस? सत्ता का भाव रहता है, सत्ता के लिए संघर्ष करना, उससे विकास के लिए संघर्ष जो दल करता है और विकास जो राह पर उतारता है, वही दल सत्ता में आते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। एक है पेपर लीक पर कार्रवाई हुई पर राजनीतिक जवाबदेही नहीं तय हुई इस पर। कुछ भी चीजें आप जो अभी कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट पहले नहीं आया कि भाई अगर राजनेता भी शामिल होंगे तो? मैं फिर कह रहा हूँ, सीबीआई जांच में जो भी दोषी होगा वो जेल की सलाखों के अंदर होगा। कि और कोई मेरे दल का एक एक व्यक्ति, जब से कानून लागू हुआ है, हमने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और हमने कड़ाई के साथ कहा है। मैंने भी जब ये विषय आया सीबीआई का, तो मैंने भी अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री से, उससे पहले का मेरा एक चैनल में मेरा बयान था, मैंने कहा है कि हम युवाओं की बात को नकार नहीं सकते, लेकिन हम उन लोगों को भी जरूर कहना चाहेंगे कि भाई अपनी एजेंसियों पे विश्वास रखिए। कांग्रेस तो न सेंटर के एजेंसी विश्वास करते, स्टेट के एजेंसी विश्वास करते। इसलिए कोई विषय आया था, लेकिन जन भावना के अनुसार युवाओं की भावना को हमने कदर किया। क्या लगता है, नेपाल में जनजी ने बड़े प्रोटेस्ट किए, उसके बाद एकदम से ये हुआ, कहीं ना कहीं कुछ लिंक्स आप देखते हैं क्या? देखिए, मैं नहीं मानता। उत्तराखंड का जो युवा है वो राष्ट्रवादी युवा है, हर परिवार से व्यक्ति फौज में है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर जो ऐसे वामपंथी सोच के लोग जो आज़ादी का नारा लगा रहे थे, उनको भी जनता जवाब देने वाली है। कोई आधार नहीं उन लोगों का। हर बार चीज़ों को भटकाना, युवाओं को गुमराह करना, इस काम में तो माहिर हैं, लेकिन उन चालों को भी बीजेपी ने समझ लिया है। इसलिए हम अपील भी करते हैं जनता से, हम कहते भी हैं कि इनका धरातल क्या है, इनका भाव क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। केवल नकारात्मक बोलना, ये कर क्या सकते हैं क्यों नकारात्मक बोलने के अलावा? इसलिए इस प्रकार के लोगों का आधार समाप्त हो रहा है, इसलिए कुंठित हैं। कुंठा में फिर वो दाढ़ी बढ़ा देते हैं, नारे लगा लेते हैं, कुछ लोग बाल कटवा देते हैं। क्या करेंगे? जनता के लिए संघर्ष करना होता है तो जनता के मुद्दों पर करना होता है। और जब मुद्दे मिलते ही नहीं है, हर घर में बिजली है, हर घर में गैस का चूल्हा है, हर घर में पानी है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, एक एक हर व्यक्ति के खाते में सुरक्षा को लेकर भी थोड़े सवाल उठाए जाते हैं, सब प्रकार की। मैं बता रहा हूँ ना, एक एक। देखिए भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस अनेकों विषयों को उठाएगी, उठाने का अधिकार राजनीतिक दल के नाते अपोजिशन। मतलब आप कह रहे हो कि उत्तराखंड में सब चंगा सी, आप कोई मुद्दा छोड़ नहीं रहे हैं, सब काम चकाचक चल रहा है। जब सरकारें अच्छी होती हैं तो फिर जनता की समस्याओं के समाधान के निर्णय होते हैं, और जब समाधान हो जाता है तो पीछे बचता नहीं। आप अपने आप को उत्तराखंड की राजनीति का चाणक्य मानते हैं, जैसे अमित शाह को चाणक्य कहा गया? नहीं, मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ, मैं चाणक्य नहीं, मैं कि आपके आने के बाद चुनाव आप कह रहे हैं? नहीं, मुझसे योग्य कार्यकर्ता है, मुझसे योग्य आप कह रहे हैं आपके आने के बाद कहीं ना कहीं जीत का ग्राफ, जो सीट्स हैं वो ज्यादा आई हैं। ये मेरे बल पर नहीं हुआ है, मैंने कार्यकर्ताओं के सहयोग, तो आप ही कर रहे हैं। भाई ऐसा होता है कि नेतृत्व तो एक व्यक्ति को ही देना पड़ता है, पीछे इस बात का नहीं है, लेकिन सच्चाई है सबके सामूहिकता से ही हमको विजय प्राप्त होती है। उसका श्रेय महेंद्र भट्ट को नहीं जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ता को जाता है, बूथ के कार्यकर्ता को श्रेय जाता है। क्या बात है। क्या सरकार मानेगी कि सिस्टम, जो आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या सरकार मान रही है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ बल्कि सिस्टम को फेल करवाया गया? देखिए, मैंने शुरू में इस बात को कहा है कि जब ये कानून आया तो कईयों की दुकानें बंद हो गई। जिन इंस्टीट्यूटों के अंदर पेपर पहले चला जाता था
और विज्ञापन छपता था 100% रिजल्ट रहेगा, उनके बच्चे 99% मार्क्स लेकर 100% मार्क्स लेकर आते थे। आजकल उन इंस्टीट्यूट की क्या स्थिति है, वही तो धरने में छात्रों को भेज रहे हैं। सत्य सुनिए, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र का लड़का 3-3 एग्जाम पास कर रहा है, क्या बात, तीन तो है तीन कौन जगह फिर भटजी ये सब? 3-3 एग्जाम पास कर रहा है। और जब ये चीज होती है तो वो लोग कुंठित होते हैं जिनका रोजगार ही ये था, चाहे उसमें आकम सिंह हो, कि रोजगार ही ये था, बड़ा षड्यंत्र था। आज उसी षड्यंत्र को जब फेल होने की स्थिति बनती है, तब ये दूसरा प्रकार का षड्यंत्र करने का प्रयास होता है। कौन मोबाइल अंदर घुसा रहा है, कैसे वो मोबाइल से बाहर आ रहा है, कैसे उस महिला तक पहुंचता है, ये कौन, एक व्यक्ति। कोई ना कोई आप कह रहे हो कि कोई ना कोई एक सुनियोजित चाल रही है आप मैं दावे से कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं कि नकल विरोधी कानून से जो लोग दुखी थे, जिनके धंधे बंद हो गए, वो षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र बाहर हो गए। मैंने इंटरव्यू लिया उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का, वो कहते हैं कि भाई पहले 12 लाख रेट था, अब नकल विरोधी कानून आने के बाद 15 लाख रुपए रेट हो गया, 3 लाख रुपए बढ़ गए नकल विरोधी कानून देखो आने के ऐसा बाद। है, पेपर लीक, ये रेट के बारे में वही लोग बता सकते हैं जो इससे जुड़े होंगे। अगर किसी ने आपको एक कहा कि रेट बढ़ गए हैं, तो रेटों की जानकारी वही लोग रखते हैं जो इस षड्यंत्र में जुड़े हैं। हमसे तो कोई रेट की बात नहीं करता है, न इस पर की चर्चा होती है। हमने तो कहा कि 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, 10 साल की सजा होगी, कठोर कारावास होगा, यही सरकार का नियम है, उसी नियम पर सरकार चल रही है। क्या हर घोटाले में कार्रवाई फाइलों तक सीमित रह जाती है, बड़े नाम हमेशा बच जाते हैं? कोई नहीं बचता है। जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, हर षड्यंत्र को रचने वाला जेल की सलाखों में, आज तक जेल में, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, चाहे नकल विरोधी इससे पहले का मामला हो, चाहे पिछले यूके SSS के जो निदेशक थे उनको निकाला गया हो, चाहे अभी का क्या नाम था उसका, वो जो मुख्तार नाम है, ये जो अभी जो इसमें नकल करते हुए, जी मुख्तारी नाम है शायद, मुख्तार नाम नहीं, कुछ और है, कुछ और नाम है, जो भी है, उस व्यक्ति को जेल की सलाखों के अंदर हो, चाहे जिसके पास उसने पेपर दिया उसकी बहन, खालिद नाम है उसका। खालिद, तो खालिद जेल के अंदर है, जिस प्रोफेसर को उसने पेपर भेजा वो बर्खास्त चल रही है। तो कहने का ऐसा क्या है कि ये पहली सरकार है। मास्टरमाइंड तो अभी बाहर ही है, लेकिन अब मास्टरमाइंड को सीबीआई इसलिए तो जांच बैठी है ना भाई, SIT ने के पास जो तथ्य होंगे, कुछ सीबीआई तथ्य होंगे, जैसे तथ्य आएंगे वो भी ध्यान आएगा। जी। और क्या कौन जानता है कि खालिद ही मास्टरमाइंड हो, पता लगेगा और जनता के सम्मुख होगा। ये आपने, लेकिन आप चाणक्य में पता कर लिया होगा आपने। नहीं, हम कौन होता जब सीबीआई जांच पड़े, तो हम कोई जांच करता तो है नहीं। नाम तो कहीं ना कहीं आ गए होंगे, बस सीबीआई जांच की एक देखिए मोहर लगनी है। विषय क्या है, सीबीआई जांच के बाद जो अपराधी होगा वो कठोर सजा प्राप्त करेगा। इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी की छवि भी बेहतर होगी, जो भाजपा की जो छवि खराब करने की कोशिश हुई, आप कह रहे हैं? देखो यार, मैं फिर कह रहा हूँ, 4 नेता जो रोज बीजेपी के बिखरते हुए प्रभाव से, बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी है, उनके अलावा किसी की छवि खराब नहीं हुई, और भारतीय जनता पार्टी उस काम आगे बढ़ रही है। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि इसको लेकर भी मांग हो रही थी, बोला गया कि यूके SSS के जो चेयरमैन है उनको नहीं बदला गया अभी तक, अफसर भी नहीं बदले गए, तो क्या कुछ सुरक्षा कवच दिया देखिए, जाए? अब सीबीआई जांच पे मैटर है, और जिस चीज पे जो भी उसके दोषी होगा वो बदला जाएगा, ठीक है, और जो दोषी नहीं होगा तो काय बदलना है। ठीक है। भर्ती माफिया पर FIR हुई, क्या राजनीतिक लिंक भी कोई जांच का हिस्सा रहेगा क्या? फिर मैं कह रहा हूँ, सीबीआई जांच अपने उसी बात, कोई विषय रहेगा उसके आधार पर होना है। कहीं ना कहीं विश्वास टूटा युवाओं का। अभी विश्वास कैसे बहाल होगा 2027 को देखते हुए भी, क्योंकि युवा एक बड़ा एक वोट बैंक भी है बीजेपी का। देखिए, लगातार इन 1 वर्षों के अंदर जो सरकारी नौकरियां आएंगी, उसके जो परिणाम आएंगे, पहली बार हो रहा है युवाओं को बुलाकर उसको नियुक्ति पत्र उसके हाथ में दिया जा रहा है, प्रमाणिकता के आधार नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, प्रतिभावान छात्र नौकरियां पा रहे हैं। इससे ज्यादा विश्वास भट्टी, जब हमारा जो जमाना था, हम देखते थे कि भाई वो डाकिया नियुक्ति पत्र लेके आते थे, उस तरह होता था। तो ये एक सवाल है कि नियुक्ति पत्र जो मंचों पे बड़े बड़े कार्यों के माध्यम से बांटी जा रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता है बताने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में किस प्रकार से नियुक्ति मिलती है। हम ये नहीं कह रहे, आज डाक व्यवस्था का विषय अपनी जगह हो सकता है, जो नहीं आ रहे उनको डाक के माध्यम से भी जाएगा, लेकिन जिस सरकार से नियुक्ति मिली है उसका मुखिया अगर अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देता है, तो वो विद्यार्थी, वो अभ्यर्थी लंबे समय तक
उस फोटो को संभाल कर रखता है मुझे किस शासन में सरकार में नौकरी मिली थी। आपने कांग्रेस को मीम बनाने वाली पार्टी बोल दिया, एक बार बड़े सवाल हुए विपक्ष में। नहीं, देखिए मीम बनाने वाली पार्टी क्या हुई है? देखो वो तो भैया, कहते हैं हम तो विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है कहते हैं वो। मैं फिर कह रहा हूँ कोई विपक्ष नहीं है, कोई इशू नहीं है। हर दिन के लिए एक नया विषय रखना है और बाद में उसी विषय पर अपना को घेरते हुए देखते हुए फिर उससे अपना को दूर करना है। यही काम कांग्रेस लंबे समय से कर रही है और फिर उत्तर देते हैं। हरीश रावत जी आज कह रहे हैं कि मैंने कहाँ बोला मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मैंने कहा कि नवाज की छुट्टी होगी। तो ये बातें आज बोल के क्या है, आप खुद ही अपने द्वारा किए गए कार्यों में खुद ही फंसते जाते हैं, आगे भी फंसेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे में एक सवाल भी जरूरी है कि बीजेपी नेताओं के बीच में बयान कई बार आते हैं, वो कई बार ध्यान भटकाते हैं, कई इस तरह की बयानबाजी होती है, तो उन पार्टी के उन नेताओं से को क्या नसीहत देंगे आप? नहीं देखिए, उससे कहीं ना कहीं प्रोवोक हो जाते हैं कई बार। बीजेपी के अंदर प्रत्येक दिन के लिए बयान के लिए या मीडिया के लिए हम लोग आपसी चर्चा के बाद ही बयानबाजी करते हैं। कहीं किसी प्रकार की बयानबाजी इस रूप में आती है तो तत्काल पार्टी उसको संज्ञान लेती है और उस कार्यकर्ता को इस प्रकार के बयानबाजी से बचने का हम लोग आह्वान करते हैं। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम बातों पर बड़ी बेबाकी से बात की। सवाल ये भी कि उत्तराखंड के अंदर जो विपक्ष है, जो कहा जाता है कि लोकतंत्र के अंदर खूबसूरती यही है कि विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, क्योंकि भाजपा भी कई बार विपक्ष में रही है और कई बार मुद्दों को उठाया है। ऐसे में जरूरी ये जानना भी है कि भाई सरकार जो विकास कार्य कर रही है उस पर उसकी तारीफ भी की जाए, और जहां पर सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है उसको उजागर भी किया जाए। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी भी है, ताकि जो नेता है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो उसका संज्ञान लेकर आगे बढ़ सके। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो यही चाहते हैं कि उत्तराखंड जो हो वो तीसरा दशक की जो हम बात करते हैं वो तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो जब उत्तराखंड का जो तीसरा दशक कैसे होगा, इसके लिए युवाओं की भागीदारी भी होगी, इसके लिए बुद्धिजीवियों की भागीदारी भी होगी, समाज के तमाम तबकों की इसमें भागीदारी शामिल होगी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए अपने कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।